तो यौगिक हम लोग पढ़ रहे थे और यौगिक में हम लोगों ने देखा था जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। और आज उसके हम लोग दूसरे वीडियो का स्वागत करते हैं। मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो यौगिक है उसको दो भागों में बांटते हैं, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक और एक कार्बनिक यौगिक। माने आप कह सकते हैं अकार्बनिक यौगिक में वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से मिल करके नहीं बने होते हैं। याद करो, वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से मिल करके नहीं बने होते हैं उससे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप उदाहरण में पोटेशियम सल्फेट लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल लिख सकते हैं और सोडियम नाइट्रेट लिख सकते हैं। याद हुआ? तो वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से मिल करके नहीं बने होते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जल लिख सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट लिख सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल लिख सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट लिख सकते हैं। उसके बाद से कार्बनिक यौगिक में सीधे आपका नाम से ही पता चल रहा है, बता भी सकते हैं कि वे यौगिक जो कार्बन से मिल करके बने होते हैं, वे यौगिक जो कार्बन से मिल करके बने होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। उदाहरण में आप चीनी लिख सकते हैं। चीनी का सूत्र आपको याद होगा C12H22O11। यूरिया है, यूरिया NH2CO NH2, ये भी कार्बनिक यौगिक उदाहरण है। आप मोम भी लिख सकते हैं, उदाहरण में वसा भी लिख सकते हैं, प्रोटीन भी लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, ये सभी कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट जो बात आती है मिश्रण। याद करो, मिश्रण भी आपको याद होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। उसके बाद से जो मिश्रण होता है उसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। जो मिश्रण होता है, पहला जो होता है उसका नाम होता है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, समांगी मिश्रण। आप इसमें पढ़ कर देख सकते हैं कि जब हमारे समांगी मिश्रण में अवयव जो होते हैं, जैसे विलेय और विलायक जो होते हैं, उसको हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते हैं। याद करो, समांगी मिश्रण में जो विलेय और विलायक होते हैं उसे अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर शरबत की आप बात करें तो उसमें पानी और चीनी को हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते हैं। या बहुत सारे एग्जाम्पल और भी बता सकते हैं। मिश्र धातु, उसको भी जो धातु मिलकर बनी होती है उसका अलग अलग नहीं देख सकते हैं। कांच भी बता सकते हैं, रत्न भी बता सकते हैं, स्टेनलेस स्टील भी बता सकते हैं, ब्रास भी बता सकते हैं, नमक और चीनी का जलीय विलयन भी बता सकते हैं, वायु भी बता सकते हैं। सब ये मिश्रण होता है जिसको हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते हैं। याद करो, मिश्रण के बाद एक और नया चीज़ आता है जिसका नाम होता है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण में हम लोग जो अवयव होते हैं उसको अलग अलग देख सकते हैं। याद करो, विषमांगी मिश्रण में जो अवयव हैं उससे हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। याद हुआ? और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अब उदाहरण में बालू और लोहा का मिश्रण, बालू और लोहा के मिश्रण में बालू और लोहा को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। ये पूछा जाता है तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। चलिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जिसका यहाँ पर देखिए ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड को सबसे पहले हम लोगों ने दो भागों में बांटा हुआ है। एक फर्स्ट जो आपका है द्रव्य, सेकेंड आपका है ऊर्जा। फिर द्रव्य को हम लोगों ने एक भाग में बांटा है जिसका नाम है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव और गैस। फिर इसी द्रव को हमने अभी पढ़ा रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में मैंने बांटा। फिर शुद्ध पदार्थ को दो भागों में तत्व और यौगिक। फिर तत्वों को हम लोगों ने तीन भागों में धातु, अधातु, उपधातु। फिर हमने भौतिक यौगिक को हम लोगों ने दो भागों में अकार्बनिक और कार्बनिक। फिर जो मिश्रण था उसको हम लोगों ने समांग और विषमांग, यानी ये पूरा बना दिया है चार्ट पेपर जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। और अगर आपसे कोई पूछता है तो उसको आप बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए खूब अच्छा से, खूब अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं और प्रश्न उत्तर को कैसे हम लोग जवाब देंगे। आइए शुरू करते हैं आज प्रश्न उत्तर। तो देखिए इस अभ्यास का जो पहला प्रश्न है आज वह शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। कहता है, देख रहे हैं, निम्नलिखित में से
तत्व, यौगिक तथा मिश्रण को अलग अलग छांट कर लिखिए। देखिए कांच दिया गया है, कांच है, जर्मन सिल्वर है, चूना पत्थर है, शुद्ध स्वर्ण है, हीरा है, ग्लूकोज है, नमक का विलयन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है और फिर आपका जल है। तो छाटेंगे तो तत्व में क्या आ जाएगा? शुद्ध स्वर्ण, क्योंकि शुद्ध सोना ये भी होता है, अकेले पाया जाता है, इसमें कुछ अलग से मिलाया नहीं गया है। हीरा भी आपका तत्व हो जाएगा, हीलियम भी तत्व हो जाएगा, ऑक्सीजन भी तत्व हो जाएगा। यौगिक में आप चूना पत्थर लिख सकते हैं, ग्लूकोज लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं। मिश्रण में कांच, जर्मन सिल्वर, नमक का विलयन, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका है उदाहरण जो है 1.2 है। अब बताना है कि कौन सा समांगी मिश्रण है, कौन सा विषमांगी मिश्रण। अभी आपने पढ़ा था समांगी मिश्रण में विलय और विलायक जो होते हैं वह अलग अलग नहीं देख पा सकते हम लोग, और जो विषमांगी मिश्रण होता है उसमें विलय और विलायक को अलग अलग देख लेते हैं। तो जरा देखिए इसमें दिया गया है चीनी का विलयन, दूध, ब्रास, कांच, बालू तथा सल्फर का मिश्रण, सिक्का, एलपीजी इत्यादि। समांगी मिश्रण में चीनी का विलयन, सिक्का, ब्रास, कांच, एलपीजी। विषमांगी मिश्रण में दूध, बालू तथा सल्फर का मिश्रण हो जाएगा। आपको छांटना है, आंसर लिखना है। आपको पूरा आंसर के साथ ये बताया जा रहा है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित यौगिकों को कार्बनिक तथा अकार्बनिक में वर्गीकृत करना है। पहला आपका दिया है कास्टिक सोडा, चीनी, नाइट्रिक अम्ल, तुतिया है, फिर वनस्पति घी, फिर सरसों का तेल और फिर खाने का सोडा। तो कार्बनिक यौगिक में चीनी लिख सकते हैं, वनस्पति घी लिख सकते हैं, सरसों का तेल भी लिख सकते हैं। अकार्बनिक यौगिक में कास्टिक सोडा, नाइट्रिक अम्ल, तुतिया और खाने का सोडा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण नंबर 1.4 के पास चलते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित पदार्थों का तथा निम्नलिखित पदार्थों में कौन मिश्रण है, कौन यौगिक है। देखिए लिखा है पदार्थ के तत्व, यौगिक, मिश्रण के समांगी है कि विषमांगी, सबको छांटना है। वायु है, दूध है, ग्रेफाइट है, हीरा है, मिट्टी का तेल, नल का पानी, आश्रित जल, ऑक्सीजन, 1 रुपये का सिक्का, 22 कैरेट स्वर्ण, स्टील, लोहा, सोडियम क्लोराइड, आयोडीनिक, नमक, लकड़ी, बादल इत्यादि। चलिए छांट कर आपको मैं दिखा देता हूँ कौन क्या है, और जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं और बता भी सकते हैं। देखिए तो अगर कोई पूछता है कि इसमें कौन क्या है तो आप इसको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले आप देख रहे हैं पदार्थ में, देखिए आपका ग्रेफाइट है, हीरा है, ऑक्सीजन है, लोहा है, सब ये तत्वों में आ जाएंगे। याद करो, ग्रेफाइट, हीरा, ऑक्सीजन, लोहा तत्वों में आ जाएंगे। और आश्रित जल, सोडियम क्लोराइड और लकड़ी ये यौगिक में आ जाएगा। वायु, मिट्टी का तेल, 1 रुपये का सिक्का, स्टील, 22 कैरेट स्वर्ण ये समांगी में आ जाएंगे। दूध, नल का पानी, आयोडीनिक, नमक और बादल ये भी समांगी में आ जाते हैं। तो ये सब आपको बता देंगे और बता सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए कुछ और आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो ये प्रश्न था और प्रश्न को हम लोगों ने देखा, आंसर को भी हम लोगों ने देखा। आज उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो आइए उसके आगे के हम लोग कुछ अध्ययन करते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा सार्थक अंक का परिशुद्धता। तो देखिए कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जिसमें सबसे पहले आपका एक टॉपिक सार्थक अंक के परिशुद्धता में आता है, जिसका नाम होता है अनिरंतर परिवर्ती और दूसरा होगा निरंतर परिवर्ती। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अनिरंतर परिवर्ती क्या होता है। तो कह सकते हैं वे परिवर्ती जिन्हें निश्चितता से मापा जा सकता है उसे अनियंत्रित परिवर्ती कहते हैं। जैसे यदि हम किसी बैग में रखे सिक्के को गिने तो हम सदैव निश्चित संख्या प्राप्त होता है, और यदि हम 5 पेंसिल खरीदना चाहते हैं तो दुकानदार हमें ठीक 5 पेंसिल देगा। इस कार्य में कोई अनिश्चितता नहीं होती है। इस प्रकार धन संबंधी कार्य, कक्ष में रखे कुर्सियों को गिनना, टोकरी में रखे अंडों को गिनना आदि सदैव यथार्थ होता है तथा इनमें कोई अनिश्चितता नहीं होती है। इसीलिए इसको हम लोग अनिरंतर परिवर्ती कहते हैं। याद हो गया होगा। चलिए
अब आते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। अनियंत्रित परिवर्ती के बाद एक होता है जिसका नाम होता है निरंतर परिवर्ती। देखिए, वे परिवर्ती जिनके मापन में अनिश्चितता होती है उसे निरंतर परिवर्ती कहते हैं। इसकी परिशुद्धता मापक यंत्रों की यथार्थता पर निर्भर करती है। जैसे माना कि हमें एक आम का वजन ज्ञात करना है, यदि हम इसे किसी फल विक्रेता के तुला से तौलते हैं तो इसका वजन 200 ग्राम आ सकता है, क्योंकि उसके पास प्राय 50 ग्राम से छोटे वाट नहीं होते हैं। यदि किसी पंसारी के तुला से तौले तो उसका वजन 230 ग्राम से 240 ग्राम के बीच आ सकता है। इसका मापन में परिशुद्ध नहीं है। तब हमें अनिश्चितता होता है। सुनार के तुला अधिक यथार्थ होता है, जो 10 मिलीग्राम तक की यथार्थता को साथ तौलता है। माना इस तुला में आम का वजन 236 से 410 ग्राम तथा 236 से 420 ग्राम के बीच प्राप्त होता है। इससे और अधिक यथार्थता भौतिक तुला से प्राप्त किया जा सकता है, जो 1 मिलीग्राम तक यथार्थ रूप में तौल सकती है। माना भौतिक तुला में आम का वजन 236.416 ग्राम तथा 236 ग्राम 417 ग्राम के बीच आता है। तो रासायनिक तुला और अधिक यथार्थ होता है, जो कि मिलीग्राम के 10वें भाग तक तौल सकता है। यानी जिसमें गलतियां होने की संभावना होती है, जो कोई भी वस्तु है जब हम उसको तौलते हैं और अलग अलग आता है तो उसी को हम लोग कहते हैं निरंतर परिवर्ती। याद करो, और पूरा आपको मुंहजबानी याद होना भी चाहिए। चलिए कुछ और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और उसके बाद से नेक्स्ट जो एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है यथार्थता तथा परिशुद्धता। तो ये भी हम लोग जानते हैं। यथार्थता या परिशुद्धता के बारे में अगर पूछता है तो क्या कहेंगे। देखिए, यथार्थता तथा परिशुद्धता शब्दावली का प्रयोग विज्ञान में समानतः इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार होता है। कोई पूछता है यथार्थता, जिसको एक्यूरेसी कहते हैं। देखिए, यथार्थता की परिभाषा में आप कह सकते हैं किसी प्रयोग में प्राप्त मान वास्तविक मान के कितना समीप है, ये मापन की यथार्थता कहलाती है। याद करो, किसी प्रयोग में प्राप्त मान वास्तविक मान के कितना समीप है, यह मापन की यथार्थता कहलाती है। यह पूछेगा तो आप इस चीज़ को बता देंगे। देखिए, लिखा गया है यथार्थता, सूत्र भी देख रहे हैं, यथार्थता बराबर औसत प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान। याद करो, याद हुआ, किसी यथार्थता बराबर औसत प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान। समझिए, आप समझते हैं हम लोग। देखिए, ये तो आप लिख दिए, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा गया है कि औसत प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान में जितना कम अंतर होगा, मान उतना ही यथार्थ होगा। माना ब्लीचिंग पाउडर के एक नमूने में 30.56% क्लोरीन है। इस नमूने का 2 विधियों द्वारा विश्लेषण किया जाता है। माना कि दोनों विधियों में औसत मान क्रमशः 30.84% और 30.78% है। तो प्रथम विधि की यथार्थता देखिए 30 जो आपका 84 में से 30.56 घटाएंगे तो 0.28% आ जाएगा। दूसरे विधि की यथार्थता है 30.78 में से 30.56 जब घटाते हैं तो 0.22% आता है। स्पष्ट है कि दूसरी विधि द्वारा अधिक यथार्थ है। तो समझिए कौन अधिक यथार्थ है, जिसमें त्रुटि जितना कम होगा। पहला में तो आप देख रहे हैं 0.28 आ रहा है, दूसरा में 0.22 आ रहा है, तो दूसरा में त्रुटि कम आ रही है, इसीलिए दूसरा यथार्थ अधिक होगा। याद करो। चलिए, इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक बात आता है जिसका नाम होता है परिशुद्धता। इसको भी हम लोग देखते हैं और बताते हैं कि आखिर परिशुद्धता क्या होता है। समझिए, तो देखिए इसमें आपको दिखा रहा है, तो समझेंगे कि करा समय कि जब, याद करो, जब किसी प्रवृत्ति को कई बार मापा जाता है तो प्रत्येक बार एक जैसे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक मापन में निश्चित प्रायोगिक त्रुटि होती है। किसी राशि के कई बार एक समान मापने पर प्राप्त मानों को समीपता में संबंध ज्ञात करने के लिए परिशुद्धता का प्रयोग किया जाता है। याद करो, हमने कभी किसी वस्तु का नापा, उसकी लंबाई आ गई 30 सेंटीमीटर, फिर हमने नापा उसकी, मान लीजिए वास्तव में उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है,
फिर मैंने नापा 28 आ गया, फिर मैंने नापा 27 आ गया, फिर मैंने नापा 28.5 आ गया, फिर नापा 29 आ गया। तो परिशुद्धता कौन होगा? जो 29 आया है, जो सबसे कम समीप वाला, जो 30 है, 30 का जो समीप आया है उसी को हम लोग कहते हैं परिशुद्धता। ओके, चलिए आगे फिर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट जो बातें आती है उसका नाम होता है रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। माना कि 3 छात्र ए बी सी से एक धातु के सिक्के को तोलने के लिए कहा गया। माना धातु के सिक्के का भार 10.1564 ग्राम है। प्रत्येक छात्र ने 4 बार मापन किया और उसके द्वारा निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। आप ध्यान देना बाबू, 4 बार नापा और उससे जो आंकड़े प्राप्त हुए उन बच्चों ने प्रस्तुत किया। और अब आपको बताना है कि जो बच्चे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं किसका सबसे अधिक शुद्ध है, ये बताना। चलिए देखते हैं। छात्र ये है जब सोना का नापता है, लेकिन टारगेट आपका यही रहेगा। टारगेट जो है ना, एक बार फिर बता दें, 10.15564 ही आपका टारगेट है। देखिए छात्र ने नापा तो 10.1572, दूसरा में 10.1568, तीसरा में आप देख रहे हैं 10.1570, चौथा में 10.1574 आ गया और औसत जो पूरा जोड़ करके हमने 4 से भाग दिया तो 10.157 आया। इसी तरीके देखिए छात्र बी ने भी नापा है, पूरा ये मान आया है, औसत 10.1565। छात्र सी ने भी पूरा नापा है, औसत 10.1564। और आप यहाँ पर देखिए 10.1564 है और सी वाला ने नापा तो 10.1564 है। तो सबसे अधिक परिशुद्धता किसका होगा? तो सी वाला का होगा। तो सबसे अधिक जो शुद्ध होगा वो सी वाला होगा। इसके बाद से हम लोग तो यही परिशुद्धता की बात थी। नेक्स्ट जितने भी टॉपिक होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।